हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो CSIR UGC नेट फरवरी 2022 में आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज। ये हैमिल्टोनियन हमें गिवन है। उन्होंने कहा वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इज अ कांस्टेंट इफ E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली डिनोट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 द रेशियो ऑफ E2 टू E1 इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू को एक बार 2 कर दिया जाए, एक बार 1 कर दिया जाए, तो E2 ओवर E1 का क्या रेशियो होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही WKB अप्रोक्सीमेशन में हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमें पता है अगर V ऑफ x प्रोपोर्शनल होता है सम A मोड वैल्यू x पावर न्यू के, तो यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू होती है, एनर्जी nth स्टेट की एनर्जी जो होगी वो होगी दिस कांस्टेंट A इंटू n माइनस हाफ h कट अंडर रूट पाई ओवर 2ma। यहाँ पे आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 1 ओवर न्यू प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ 1 ओवर न्यू प्लस 1 रेज टू पावर 2 न्यू ओवर न्यू प्लस 2। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लगाना था। देखिए दोनों ही केसेस में लैम्डा 1 हो या लैम्डा 2 हो, बाकी सभी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी, सिर्फ जो कांस्टेंट है वो ही चेंज हो रहा है हमारा। तो कांस्टेंट की अगर आप डिपेंडेंसी देखें तो एनर्जी ऑफ nth लेवल इज प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 1, और यहाँ से a रेज टू पावर होगी माइनस इसका 1/2 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं माइनस न्यू ओवर न्यू प्लस 2 के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू a रेज पावर 1 माइनस न्यू ओवर न्यू प्लस 2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर दिस टर्म इज 2 बाय न्यू प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाय न्यू प्लस 2। अब यहाँ पे बस a की वैल्यू ही वेरी कर रही है, तो E2 के केस में अगर करें आप और E1 का रेशियो अगर करते हैं तो ये रेशियो इक्वल हो जाएगा 2 के केस में। यहाँ a की जगह पे लैम्डा 2 है तो ये आ जाएगी 2 की पावर 2 बाय न्यू प्लस 2। न्यू की जगह पे हमारे क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 के लिए पावर 2 बाय 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2/5, और ये नियर बाय होता है 1.320 के। जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ l। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का केस दिया गया है, लेंथ l है, बाउंड्रीज जो हैं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू l पे हैं। आपको बोला गया है when it is in the energy eigenstate labeled by n, the probability of finding it is in the interval 0 to L/8। 0 to L/8 इंटरवल में प्रोबेबिलिटी अगर 1/8 है तो आपको n की वैल्यू बतानी है कि मिनिमम कितनी पॉसिबल होगी। आपने यहाँ दे रखा है कि n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो देखिए फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो nth स्टेट का वेव फंक्शन होता है वो होता है √2/L साइन ऑफ n पाई x बाय l। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होती है, साई n मोड स्क्वायर इंटीग्रेशन dx ये होती है। जहाँ तक आपसे पूछी गई है उतनी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास 0 to L/8 तक पूछी गई है और ये गिवन है। ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाई 0 to L/8 साई मोड स्क्वायर क्या आ जाएगा 2/L साइन स्क्वायर n पाई x बाय l dx इज इक्वल टू 1/8। बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका। ये आ जाएगा आपके पास 2/L इंटीग्रेशन 0 to L/8। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऑफ 2n पाई x ओवर l डिवाइडेड बाय 2 को मैं यहाँ लिख रही हूँ इंटू dx इज इक्वल टू 1/8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/L इंटीग्रेशन 0 to L/8 1 माइनस कोस ऑफ 2n पाई x ओवर l dx इज इक्वल टू 1/8। दिस टर्म बिकम 1/L। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2n पाई x बाय l डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2n
पाई बाय एल, लिमिट 0 to L/8। ठीक है, लिमिट अगर आप 0 पुट करते हैं दोनों क्वांटिटी 0 जाती है, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, तो सिर्फ L/जो 8 है उस लिमिट के लिए वैल्यू आएंगी। तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1/L इंटू L/8 माइनस L/2 एन पाई, दिस टर्म बिकम साइन ऑफ एन पाई ओवर 4L। ठीक है, इक्वल टू 1/8। तो इसको 1/L को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म आ जाएगी आपकी 1/8 माइनस 1/2 पाई साइन ऑफ एन पाई 4L इज इक्वल टू 1/8। तो ये टर्म 1/8 के इक्वल कब होगी, जब ये टर्म किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। और ये टर्म 0 को अप्रोच कब करेगी, जब यहाँ पे साइन पाई होगा। साइन पाई होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई है। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टू स्टेट सिस्टम इवॉल्व्स अंडर द एक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन। ये हैमिल्टोनियन आपको दिया हुआ है, जहाँ पे वेयर ए एंड बी आर इट्स ओन ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म 0 आ जाएगी, ए ये 1 आ जाएगी, और अगर आप बी करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये कह रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑर्थोनॉमल स्टेट, दिस स्टेट ट्रांसफॉर्म टू वन अनदर अंडर पैरिटी। अगर आप पैरिटी ऑपरेटर इन पे लगाते हैं तो पी अगर ए के ऊपर ऑपरेटर लगाए तो ये बी में कन्वर्ट हो जाती है, और पैरिटी ऑपरेटर को ए के ऊपर अगर लगाते हैं बी के ऊपर अगर लगाते हैं तो वो ए स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है एट टाइम t इक्वल टू 0। द सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ डेफिनेट पैरिटी p इक्वल टू 1। अगर t इक्वल टू 0 टाइम है तो वहाँ पे सिस्टम की पूरे सिस्टम की पैरिटी क्या है, 1 है। आपको फाइंड आउट करना है कि अर्लीस्ट टाइम क्या होगा जिसमें सिस्टम की जो पैरिटी वो -1 होगी। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए हैमिल्टोनियन जो हमें गिवन है, h इज इक्वल टू ई नोट ए स्टेट प्लस ई नोट प्लस डेल्टा बी, इस तरीके से गिवन है। तो आइए निकालते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ए। ये अगर करें तो ऊपर वाली इक्वेशन पर अप्लाई कर दीजिए ये स्टेटमेंट, ई ए प्लस डेल्टा बी ए। अभी हमने कहा कि दोनों स्टेट ऑर्थोनॉर्मल है, तो ये वैल्यू तो क्या आ जाती है हमारी, 0 आ जाती है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो यहाँ से एच ए अगर आप निकालें तो वो क्या आ जाएगा, ई नोट ए आ जाएगा। तो फॉर स्टेट ए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आ जाती है, ई नोट आ जाती है। सिमिलर मैनर में हम निकाल सकते हैं फॉर स्टेट बी एनर्जी आइगन वैल्यू। तो एच बी अगर आप निकालें, एच बी क्या आ जाएगा, सिमिलर मैनर में ई नोट ए बी प्लस ई नोट प्लस डेल्टा बी यहाँ पे बी। तो ये वैल्यू 1 दे रखी है और ये वैल्यू 0। तो यहाँ से एच बी की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये क्या आ जाएगी, ई नोट प्लस डेल्टा बी स्टेट, यानी कि बी स्टेट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, ई नोट प्लस डेल्टा। और हमें पता है कि हम किसी भी आइगन फंक्शन को ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर आवर आइगन फंक्शन इज साई इज इक्वल टू C1 स्टेट ए प्लस C2 स्टेट बी। हमें C1 और C2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जहाँ पे इस स्टेट के लिए कंडीशन ये होती है दैट C1 मोड स्क्वायर प्लस C2 मोड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अभी उन्होंने कहा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिस्टम की पैरिटी क्या है, 1 है। तो ये अप्लाई कर दीजिए, दिस स्टेट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो पैरिटी ऑपरेटर आप लगा रहे हैं इसके ऊपर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये स्टेट आ जाएगी C1 P A C2 P B। अभी हमने देखा था यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ कि अगर ए के ऊपर पैरिटी ऑपरेटर लगाते तो वो बी में कन्वर्ट हो जाता है और बी के ऊपर लगाते तो वो ए स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ये क्या है, 1 देता है। तो ये आ जाएगी 1 इंटू साई
x0 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास C1 बी स्टेट बन जाएगी, C2 ए स्टेट बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है, C1 इक्वल टू C2। ये वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 C1 मोड स्क्वायर इक्वल टू 1 और C1 मोड स्क्वायर इक्वल टू 1/2, या फिर हम कह सकते हैं दैट C1 इक्वल टू 1/√2 या फिर C2 इक्वल टू 1/√2। दिस इम्प्लाई जो हमारा वेव फंक्शन है एट टी इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, 1/√2 A प्लस 1/√2 स्टेट बी। अब हमें पता है कि आफ्टर टाइम टी जो वेव फंक्शन हम लिखते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट ए स्टेट की जो आइगन एनर्जी वैल्यू है ई नोट है, और इसकी क्या है ई नोट प्लस डेल्टा। तो ये यूज़ कर लीजिए। तो साई एट टाइम टी क्या हो जाएगा, 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी ओवर एच कट स्टेट ए प्लस 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एनर्जी इज ई नोट प्लस डेल्टा टी ओवर एच कट स्टेट बी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप आफ्टर टाइम टी इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। ये यूज़ कर लीजिए। पैरिटी एट साई एक्स टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी ओवर एच कट पी ए प्लस 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई प्लस डेल्टा टी ओवर एच कट पी बी। ठीक है, तो यहाँ से -1 हमारे पास आ रहा है, इंटू साई आ रहा है, तो साई की वैल्यू पुट कर दीजिए। जो हमने यहाँ पे यूज़ की है वो है 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी ओवर एच कट स्टेट ए प्लस 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट प्लस डेल्टा टी ओवर एच कट स्टेट बी, और दिस मस्ट बी इक्वल टू ये वैल्यू 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी बाय एच कट पी ए क्या आ जाएगा, स्टेट बी आ जाएगा, और प्लस 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई प्लस डेल्टा टी बाय एच कट, और पी बी क्या आ जाएगा, स्टेट ए आ जाएगा। ठीक है, चारों यहाँ 1/√2 हर तरफ से कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी बाय एच कट स्टेट ए प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट प्लस डेल्टा टी बाय एच कट स्टेट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी बाय एच कट स्टेट बी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट प्लस डेल्टा टी बाय एच कट स्टेट ए। दोनों तरफ जो स्टेट ए के कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए, या बी के भी कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और सॉरी, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसमें से चाहे स्टेट ए के कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, चाहे स्टेट बी के कंपेयर कर लो, सेम ही बात आएगी। तो स्टेट ए के अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट टी बाय एच कट मस्ट बी इक्वल टू स्टेट ए का यहाँ है ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट प्लस डेल्टा टी बाय एच कट। इसको उधर ले जाते हैं तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा ई नोट प्लस डेल्टा टी बाय एच कट इंटू ई रेज़ टू पावर, उधर जाके प्लस हो जाएगा आइटा ई नोट टी बाय एच कट। यहाँ से बच जाएगा -1 को हम लिख सकते हैं रेज़ टू पावर माइनस आइटा, पाई लिख सकते हैं इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा डेल्टा टी ओवर एच कट बच जाएगा। कंपेयर अगर करें तो पाई इक्वल टू डेल्टा टी ओवर एच कट, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई एच कट ओवर डेल्टा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, दिस इज़ द मिनिमम, या फिर अर्लीस्टली जो अप्रोचेबल टाइम होगा जहाँ पे पैरिटी -1 होगी वो टाइम जो है ये आएगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द फिगर बिलो डिपिक्ट 3 डिफरेंट वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल कन्फाइंड टू अ 1 डायमेंशनल बॉक्स -1 to 1 के बीच में 1 डायमेंशनल बॉक्स दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिए हुए हैं आपको 3 डिफरेंट टाइप के। पूछा गया है कि तीनों में से मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी और एक्स स्क्वायर किसकी होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए, जब आप पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ते हैं
तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप ओड इवन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, दिस इज इक्वल टू साई स्टार एक्स आई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्योर स्टेट नहीं है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है स्टेट्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के केस में यानी ए और सी के केस में अगर हम देखें तो जितना जैसा फिगर यहाँ है पॉजिटिव साइड में वैसा ही इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर फिगर है। इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो है और ये यहाँ पे जीरो पे कोई वैल्यू दे रहा है, जीरो नहीं है। इन फिगर में जो जीरो पे वैल्यू है वो जीरो है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो ओड फंक्शन है, एक्स भी ओड है, ये भी हमारा ओड फंक्शन हो गया, ये भी हमारा ओड फंक्शन हो गया, ये भी हमारा ओड फंक्शन हो गया। तीनों ओड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड आ जाएगा। -1 से 1 इंटीग्रेट करना है तो ओड फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि ए और सी के केस में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो आ रही है ज़ीरो, लेकिन बी के केस में वो नॉन जीरो आएगी क्योंकि जो है यहाँ पे ये फंक्शन को आप ओड सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो बी के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एक्स की वो नॉन जीरो आएगी। तो नॉन जीरो आ रही है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मोड वैल्यू पूछी है, इसका मतलब यही वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो मैक्सिमम होगी बी फिगर की। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। एक्स स्क्वायर की जब आप निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन केस ऑफ ये आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो आपको एग्जैक्ट चाहे ना याद हो, एग्जैक्ट तो मैं लिख देती हूँ क्या होती है, a²/3 माइनस a²/2 n² π² होती है। तो ये इतना जरूर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई टर्म आएगी कांस्टेंट माइनस सम टर्म ओवर 1/n² होती है। तो देखिए जैसे जैसे n बढ़ेगा, इस टर्म में से n बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे n बढ़ेगा इस टर्म में से जो अमाउंट कम हो रही है उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो n बढ़ेगा, x² की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसमें n को कैसे पहचानना है, आपने नंबर ऑफ नोट्स से बताना है। जिस फिगर में नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पे n ज़्यादा है, तो वो सी फिगर में है, यहाँ n ज़्यादा है तो x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू b फिगर के लिए ज़्यादा है और x² की c फिगर के लिए ज़्यादा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which of the following two physical quantity cannot be measured simultaneously with arbitrary accuracy? इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कौन सी दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको आप साइमल्टेनियसली मेज़र कर सकते हैं। अगर उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर जीरो आ जाता है तो उन क्वांटिटीज़ को आप साइमल्टेनियसली मेज़र कर सकते हैं। इसने पूछा है कि आप मेज़र नहीं कर सकते, इट मीन्स कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है उन दो क्वांटिटीज़ का क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ये आपने डिटरमाइन करना है। तो देख लीजिए फर्स्ट में किसके कम्यूटेटर ब्रैकेट की वो बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ रेडियल पोजीशन एंड जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम। पहला ऑप्शन बता रहा है कम्यूटेटर ऑफ r² और LZ को। सेकंड ऑप्शन में बता रहे हैं px को और lx की कम्यूटेटर को। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है y और lz के कम्यूटेटर को। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है p² और l² के कम्यूटेटर को। तो ये तो आपको जनरली सबको ये पता होता है कि ये वैल्यू जो होती है -i/h x के इक्वल होती है। तो ये नॉन जीरो ऑलरेडी दिख रही है, फिर भी अगर आप सोल्व करके देखना चाहो तो r² को हम लिख सकते हैं x² + y² + z²। LZ के साथ इसको सोल्व करके देख सकते हैं तो ये वैल्यू जीरो आएगी, ये वैल्यू भी जीरो आएगी। इसको आप लिख सकते हैं px² py² pz² का सम। इसको लिख सकते हैं lx² + lxy + lxz²। उसको सोल्व करके देख सकते हैं तो ये वैल्यू भी आपकी जीरो आती है। तो नॉन जीरो जो वैल्यू है वो सिर्फ थर्ड ऑप्शन में आती है। और फिजिकली मेजर साइमल्टेनियसली ना मेजर कर पाने की कंडीशन यही होती है कि उनका कम्यूटेटर जो ब्रैकेट है वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle of mass m in one dimension is in the ground state of a simple harmonic oscillator described by a Hamiltonian दिया हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर का in the standard notation and impulse क्या किया है, एक impulsive force t = 0 पे अप्लाई किया है। सडनली जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है उसका।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वो ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में ही रहे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब आप मोमेंटम उसका जब चेंज होता है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केस में हमने पहले भी किया है कि ओरिजिनल जो हमारा वेव फंक्शन है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट का पता होना चाहिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो वो वेव फंक्शन हमारा होता है साई इज इक्वल टू अल्फा ओवर रूट पाई रेज टू पावर 1/2 रेज पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2, जहाँ पे जो अल्फा स्क्वेयर है वो होता है एम ओमेगा ओवर एच कट के इक्वल होता है। अब ये कह रहा है कि एक नया वेव फंक्शन बनेगा, कब बनेगा, जब उसके ऊपर सडनली आपने एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया जिससे मोमेंटम चेंज हो गया है। तो नया वेव फंक्शन जो बनेगा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे 0 आएगी। इस केस में कुछ मोमेंटम आ रहा है, इसका मतलब इसको आपने रियल फंक्शन से इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट लगाना है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा ओवर रूट पाई 1/2 रेज पर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ एक पार्ट ऐड हो जाएगा आइटा पी नोट एक्स ओवर एच कट। ये हमारा नया वेव फंक्शन आ गया। अब इस वेव फंक्शन के लिए ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। हम मान लो कि वो प्रोबेबिलिटी C1 है, C1 मोड स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होगी, साई डैश साई इसकी मोड के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो पहले तो हमें ये सोल्व करना पड़ेगा इंटीग्रल, उसके बाद उसका मोड स्क्वायर करना है। तो साई डैश साई किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन साइड एस की वैल्यू लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा ओवर रूट पाई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर आयटा पी नोट माइनस आ जाएगा क्योंकि ये इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ओवर एच कट इंटू डी एक्स। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म बन गई है और इस फॉर्म का जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स की फॉर्म में अगर इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट पाई बाय अल्फा ई रेज टू पावर बीटा स्क्वेयर ओवर 4 अल्फ़ा। ये वैल्यू हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बाय रूट पाई एज इट इज़ रखा हमने। यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वेयर है हमारे पास, बीटा की जगह पे आइटा पी नोट माइनस आइटा पी नोट एक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगी अंडर रूट पाई बाय अल्फ़ा की जगह पे क्या है अल्फ़ा स्क्वेयर, तो अल्फ़ा स्क्वेयर आ जाएगा ई रेज टू पावर बीटा स्क्वेयर, बीटा की जगह पे क्या है माइनस आइटा पी नोट ओवर एच कट का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4, अल्फ़ा की जगह पे क्या है अल्फ़ा स्क्वेयर है 4 अल्फ़ा स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। क्या आ जाएगा अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके आ जाएगी ई रेज टू पावर माइनस पी नोट स्क्वेयर ओवर एच कट इंटू 4 अल्फ़ा स्क्वेयर। यहाँ पे पी नोट की और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी दिस साइड एस साई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी नोट स्क्वेयर आया था और पी नोट की वैल्यू एच कट एम ओमेगा दी हुई है तो स्क्वेयर में एच कट एम ओमेगा हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4। अल्फ़ा स्क्वेयर की वैल्यू होती है एम ओमेगा ओवर एच कट, तो एम ओमेगा ओवर एच कट है तो एच कट ऊपर चला जाएगा, एच कट स्क्वेयर हो जाएगा, 4 अल्फ़ा स्क्वेयर हो गया हमारे पास और एच कट एक ऑलरेडी कुछ मिस्टेक कर दी शायद मैंने, एच कट स्क्वेयर आएगा ना नीचे, हाँ नीचे एक एच कट स्क्वेयर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एच कट स्क्वेयर से एच कट स्क्वेयर एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल, ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस 1/4। हमें क्या निकालना है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C1, आपको निकालना है C1 मोड स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा मोड वैल्यू ऑफ साइड एस साई मोड स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस 1/4 का स्क्वेयर, तो आप लिख सकते हैं ई रेज पावर माइनस 1/2। तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है और बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन थी 2 लाइन की, वो आपने करनी थी। तो देखिए क्या है, द एनर्जी
द एनर्जी ऑफ आर टू स्टेट क्वांटम सिस्टम आर ई नोट और ई नोट प्लस अल्फा एच कट दी हुई है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, एक कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे इनकी जो नॉर्मलाइज स्टेट है वो है जीरो और वन। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो व्हेन द सिस्टम इज इन द स्टेट टी इक्वल टू जीरो पे विद जीरो स्टेट में है, द पोटेंशियल इज अल्टर्ड बाय अ टाइम इंडिपेंडेंट टर्म वी। पोटेंशियल है वो चेंज हो गया है वी से टाइम इंडिपेंडेंट टर्म है, सच दैट जो ये क्वांटिटी है वो आ जाती है एच कट अल्फा ओवर 10 के इक्वल। द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि ये जीरो से वन स्टेट में जाने की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी पे क्या होगी व्हेन टी इज़ वेरी वेरी लेस देन वन ओवर अल्फा। तो टी बहुत स्मॉल है उस केस में पूछी गई है हमसे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है इनिशियल टू फाइनल स्टेट, अगर आपका पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो उस केस में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है 4/h² ओमेगा फाइनल इनिशियल स्क्वायर इंटू साई फाइनल वी नोट साई इनिशियल ये मोड स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा फाइनल इनिशियल टी ओवर 2 इसके इक्वल होता है। तो ये वैल्यू सारी ये गिवन है हमें, अगर आप यहाँ पे स्टेट लिखें तो 4/h² ओमेगा फाइनल इनिशियल स्क्वायर, फाइनल स्टेट इज़ 1, वी नॉट इज़ वी 0 और इसका मोड स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा फाइनल इनिशियल टी ओवर 2। टी बहुत स्मॉल है और अगर मान लो इस वजह से ये एंगल जो हो गया वो बहुत स्मॉल हो गया, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/h² ओमेगा फाइनल इनिशियल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी h² अल्फा स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर। साइन थीटा को आप थीटा से कन्वर्ट करें तो थीटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी ओमेगा फाइनल इनिशियल स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, h² से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर तो रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर मतलब 100। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। In an elastic scattering process of an energy E, the phase shift satisfied delta naught 30 डिग्री देखा है, delta 1 10 डिग्री, while the other phase shift are 0, और जो phase shift है वो 0 है। Polar angle at which the differential cross section peak is closest to peak का मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम हो वो वैल्यू। तो देखिए इसमें जो है अदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, डेल्टा नोट दिया है, सिर्फ डेल्टा 1 दिया है, तो आप पार्शियल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इज इक्वल टू होगा आपका एफ थीटा मोड स्क्वायर। ये वैल्यू अगर आप लिखें तो ये आ जाएगी 1/k² समेशन 2l + 1 e⁻i डेल्टा एल साइन ऑफ डेल्टा एल pl कोस ऑफ थीटा, इसकी मोड के स्क्वायर की इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपके पास दो ही यहाँ पे दिए हुए हैं, डेल्टा नोट और डेल्टा 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/k²। जब डेल्टा नोट आप पुट करते हैं तो L0 हो जाएगा हमारे पास, L0 के लिए ये टर्म आ जाएगी 1 e⁻i डेल्टा नोट साइन डेल्टा नोट, और P0 की वैल्यू 1 होती है तो वो वैल्यू नहीं लिखेंगे हम। और आपके पास डेल्टा 1 की अगर बात करें तो ये टर्म आ जाती है +3 e⁻i डेल्टा 1 साइन डेल्टा 1, ये वैल्यू आ जाएगी P1 कोस थीटा होती है कोस ऑफ थीटा, इसके मोड का स्क्वायर। वैल्यू तो हम पुट कर देंगे। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो टर्म है मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, अगर आप इसको रख दे कि ये पार्शियल क्रॉस सेक्शन है आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमा पे 0 होगा, तो 0 के लिए कंडीशन रखें डी थीटा के कंपैरिजन में 0 आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दिस टर्म 2/k², इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया तो ये टर्म आ जाएगी e⁻i डेल्टा नोट साइन डेल्टा नोट +3 e⁻i डेल्टा 1 साइन डेल्टा 1 कोस ऑफ थीटा मोड वैल्यू, और इनटू में क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस साइन होता है, तो ये टर्म आ जाएगी -3 e⁻i डेल्टा 1 साइन ऑफ डेल्टा 1 और
साइन थीटा। तो ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये टर्म अगर जीरो होगी ये पूरा क्रॉस सेक्शन आपका जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो होनी चाहिए, और ये टर्म जीरो कब होगी, जब साइन थीटा जो है जीरो के इक्वल होगा। साइन थीटा जीरो पे कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। क्योंकि जब थीटा जीरो होगा तो क्रॉस सेक्शन जो है कोस थीटा में पुट करेंगे 1 मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पीक आ जाएगी, मैक्सिमा आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनपोलराइज वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज अ इनफाइनाइट स्केयर वेल। फिर से वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन है, 0 to a है। जो वेव फंक्शन अब दिया हुआ है इन्होंने, साई x इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स दिया हुआ है। इफ x इज एक्सपेंडेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कह रहा है कि x को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शन जो ये दिया है उसमें हमने एक्सपेंड कर दिया है। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनमें से एक सीरीज़ की फॉर्म हमें बनानी है। तो देखिए हमें पता है कि किसी भी वेव फंक्शन को हम एनर्जी आइगन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 एंड सोन Cn psi n, ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर आप यहाँ से दोनों तरफ साई एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, साई एक्स इस तरीके से है कि ये जो आइगन फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल, तो ये टर्म आ जाएगी C1 मोड स्क्वायर प्लस C2 मोड स्क्वायर प्लस C3 मोड स्क्वायर अप टू Cn मोड स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, दिस टर्म इज समेशन ओवर एन Cn मोड स्क्वायर एन फ्रॉम 1 to जहाँ तक भी है 1 से रन कर रहा है। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साई एक्स मोड स्क्वायर dx। यही हमसे पूछा गया 0 to a, क्योंकि पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का है 0 to a, यही हमसे पूछा गया। और ये टर्म किसके, Cn मोड स्क्वायर के समेशन के इक्वल है। अब देखिए हमें Cn तो पता है कि Cn निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है ये सोल्व करना पड़ेगा। Cn सोल्व करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद समेशन करना है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है साई एक्स, वो क्या है, √2/a साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय ए। लेकिन इन्होंने जो वेव फंक्शन दिया है विच इज साई डैश, वो क्या दिया हुआ है, एक्स ए माइनस एक्स दिया हुआ है। तो इसके लिए हम Cn कैलकुलेट कर सकते हैं। Cn क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए Cn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a साई डैश स्टार साई एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा 0 to a, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू है एक्स ए माइनस एक्स, और यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो √2/a साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना था बस हमने। तो ये आ जाएगी √2/a 0 to a, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। दिस टर्म इज ax साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to a एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एंड पाई एक्स बाय ए डी एक्स। ठीक है, टी की टर्म में ले जाएंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए एन पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू टी रख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा एन पाई ओवर ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दूसरा अगर लिमिट पुट करें व्हेन एक्स इक्वल टू 0, टी भी क्या आ जाएगा 0, और एक्स इक्वल टू अगर ए है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एन पाई। ऐसे लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा √2/a, यहाँ से 0 to n पाई लिमिट हो जाएगी, a ऑलरेडी है, x किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी ओवर एन पाई के इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ t हो जाएगा। dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ dx a ओवर एन पाई dt लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन अगेन 0 to n पाई हमारे पास आ गया। एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए टी ओवर एन पाई का स्क्वेयर साइन ऑफ टी। डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ओवर एन पाई इंटू डी टी, ऐसा हमने लिख दिया। ये आ जाएगा √2/a, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगी ए स्क्वेयर ओवर एन, ए क्यूब हो जाएगी, ए क्यूब ओवर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to n पाई, टर्म बन जाएगी टी साइन टी डी टी, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा अगेन ए क्यूब ओवर, यहाँ से आ जाएगा एन क्यूब पाई क्यूब, इंटीग्रेशन 0 to n पाई टी स्क्वेयर साइन टी
dt। और ये इंटीग्रल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि आप इस इंटीग्रल के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, इस इंटीग्रल के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, यही हमने यूज़ करना है। इस फॉर्म के लिए देखिए यही फॉर्म बनी हुई है यहाँ पे, इस फॉर्म के लिए हम ये टर्म यूज़ कर लेंगे, इसके लिए ये टर्म यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस टर्म इज इक्वल टू √2/a क्यूब ओवर n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अब देखिए चेंज क्या है, यहाँ पे 0 to a था लिमिट, यहाँ पे 0 to n पाई है। तो इस फॉर्मूले में a की जगह पे n पाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस a की जगह क्या है n पाई कोस ऑफ n पाई प्लस साइन ऑफ n पाई माइनस a क्यूब ओवर n क्यूब पाई क्यूब इंटू इस फॉर्मूले के लिए हम लिखेंगे -2 माइनस a स्क्वेयर का मतलब n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर -2 कोस ऑफ n पाई प्लस 2n पाई साइन ऑफ n पाई। ठीक है, साइन n पाई जो है 0 चला जाएगा, साइन n पाई हर जगह 0 चला जाएगा। कोस n पाई की वैल्यू -1/n, कोस n पाई की वैल्यू -1/n चली जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2/a क्यूब ओवर n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी -n पाई -1/n माइनस a क्यूब ओवर n क्यूब पाई क्यूब, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -2 माइनस n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर -1/n माइनस माइनस प्लस 2 -1/n। ठीक है, अंदर कंबाइन करके लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से आ जाएगा √2/a, अंदर लिखें a क्यूब ओवर n पाई -1/n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको आप साथ में लिख सकते हैं। सो दिस टर्म इज, अगर आप यहाँ से, चलो बाद में लिख लेंगे साथ में। तो ये टर्म यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, a क्यूब 2a क्यूब ओवर n क्यूब पाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से आ जाएगा -1/n a क्यूब ओवर n पाई, ये आ जाएगा -2 -1/n ओवर n क्यूब पाई क्यूब। तो जो टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, एक टर्म, हाँ यहाँ पे नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव था, ये टर्म नेगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, तो ये टर्म कैंसिल हो रही है। इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये आ जाएगी √2/a इंटू में। देखिए बाकी सभी टर्म को छोड़िए, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 को बाहर ले लीजिए, a क्यूब को बाहर ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच रहा है 1 माइनस -1/n ओवर n क्यूब पाई क्यूब। आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी जो, अगर n की वैल्यू अगर इवन होगी, इवन के केस में ये टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन ओड अगर वैल्यू होगी, ओड में यानी 1 3 5 के लिए अगर लिखें तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा n की वैल्यू। तो जो Cn की वैल्यू आ रही है वो सिर्फ ओड के केस में आ रही है, तो हमें हर एक n पे वैल्यू लेना है। तो आप लिख सकते हैं Cn इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दैट Cn इज़ प्रोपोर्शनल टू, हमें हर एक n के लिए वैल्यू लेना है तो इसको 2n - 1 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें निकालना है Cn मोड स्क्वेयर और फिर आगे समेशन। तो इसका स्क्वेयर करेंगे, दिस इम्प्लाई Cn मोड स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 2n - 1, Cn मोड स्क्वेयर इज 2n - 1 की पावर -6 आ जाएगा, और आगे लग जाएगा समेशन। तो जो आपकी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेज 300 स्टेट इन द स्टैंडर्ड नोटेशन एंड, यानी कि पहला ही टर्म आपको n बता रही है, l बता रही है, m बता रही है, हाइड्रोजन एटम की है, नॉन रिलेटिविस्टिक है। थ्योरी ऑफ डिके टू द स्टेट, इस यहाँ से डिके हुआ है 100 में, 2 स्टेप में डिके हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन होगी, कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन से 2 स्टेप इन्वॉल्व होंगे और कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे। तो देखिए स्टेट क्या दी हुई है हमें, 3 0
जीरो स्टेट दी हुई है। पहले देख लेते हैं सिलेक्शन रूल क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल जो डेल्टा एल चेंज होना चाहिए वो +-1 से होना चाहिए, जो डेल्टा एम एल चेंज होना चाहिए वो हमारा या तो 0 या तो +-1 से चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन में इसे लोअर स्टेट में आएगी तो N2 हो गया, 1 से चेंज होना चाहिए तो यहाँ 1 ही हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास L1 है तो ML की पॉसिबल वैल्यू 3 है, इट कैन बी 1, 0 और -1, तो 3 स्टेट यहाँ पे बन गई हैं हमारे पास। 2, 1, 1 हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट 2, 1, -0 हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट हो सकती है 2, 1, -1, और उसके बाद अगर सेम यही रूल लगाते हैं तो यहाँ से ट्रांजिशन हो सकती है, ये 1 हो गया, L 0 हो गया क्योंकि 1 से चेंज होना चाहिए और यहाँ पे ML की वैल्यू भी 0 आएगी, फाइनल स्टेट ये पहुँच गई। अब यहाँ से जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ जितने प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन की उतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ है और उतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ है। उसके बाद जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन की उतनी यहाँ से यहाँ, उतनी यहाँ से यहाँ है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। 3 सिचुएशन हमारी बन रही हैं, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, देखिए यहाँ से ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो हर एक स्टेट पॉसिबल है, बट जो डिफरेंस है वो हमारे पास कहाँ है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू में डिफरेंस है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 3 सिचुएशन बन रही है तो प्रोबेबिलिटी हर एक के लिए क्या होगी, 1/3 होगी, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।